हेलो एवरीवन। तो चलो शुरू करते हैं 12th का नया एक चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस इन 12th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। दिस इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। हम ऐसे कुछ चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं जो आसान है और आप घर बैठे कर सकते हैं। धीरे धीरे हम डिफिकल्ट टॉपिक्स की ओर जाएंगे। सबसे पहला चैप्टर है आपका एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का 12th के एनसीईआरटी, दैट इज योर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। ये चैप्टर्स आपको उसी तरीके से करने हैं जैसे हम इन्हें क्लास में पढ़ाई करते थे। आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है जैसे ही मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, उसके बाद इस वीडियो में से आपको कुछ शॉर्ट नोट्स निकालने हैं। कुछ स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हो। ऑलमोस्ट पूरा लिखने के बाद मैं जब रुकूंगा या फिर आप आपके हिसाब से आपको लगा वहां पर उस वीडियो को पॉज कर उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। प्लस वही आपको नोट डाउन करके रखना है। एनसीईआरटी रीडिंग के टाइम पे साइड में जैसे हम क्लास में लिख कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स, उस तरीके से आप एनसीईआरटी में या फिर रजिस्टर में आप उसे नोट करके रख सकते हैं। ओके, अब शुरू करते हैं पहला चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। चैप्टर इज क्वाइट इजी, हमें इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं है, बिकॉज वी ऑल आर अवेयर ऑफ व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर नाम से समझ में आ रहा है, ये चैप्टर इस बात से डील करता है कि ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। अब सबसे पहली बात आती है रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन से। हर बार हम जैसे करते हैं, चैप्टर का नाम देखने के बाद उस चैप्टर के नाम में जो शब्द आते हैं उनको हम पहले डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हाउ डू दे रिप्रोड्यूस, तो पहले आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन is the process or the ability by which any living organism produces young ones of its own kind. Any living organism produces young ones of its own kind, मतलब खुद के जैसे दिखने वाले और इंडिविजुअल्स तैयार करना, खुद के जैसे खुद के टाइप के और छोटे बच्चे वगैरह तैयार करना, उस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। Okay, and all organisms, living organisms, they try to reproduce, they have the ability to reproduce, because reproduction करने से फायदा क्या होता है? Because the number of individuals will increase and that new individuals which are produced, they will continue the species in future. वो आगे future में उस species की generation बढ़ाते रहेंगे। Reproduction is the process which is responsible for continuation of species. Reproduction is the process which is important because it maintains the continuity of species. Reproduction is the ability to produce young ones of its own type, own kind. दोनों वर्ड चलेंगे। It is reproduction, and what is the importance of reproduction? It maintains the continuity of species, continuity of species on earth, continuity of life on earth is due to the process of reproduction. अलग अलग फीचर्स हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के देखे थे इन लिविंग वर्ल्ड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, व्हाट इज लाइफ? लाइफ हैज सम डिफाइनिंग फीचर्स, सम नॉन डिफाइनिंग फीचर्स, growth, development, so these are non-defining features. Also reproduction is also a non-defining feature of life because not all living organisms are capable of reproduction, so therefore it is a non-defining feature of life. ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारे एमसीक्यू मिलाकर एक ग्रुप में एक एमसीक्यू का स्टेटमेंट का क्वेश्चन तैयार होता है। रिप्रोडक्शन इज अ नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। व्हाट इज नॉन डिफाइनिंग फीचर? Non-defining feature means it is not shown by all living organisms. You know the examples. For example, there are certain organisms that are living but still they cannot reproduce. For example, infertile couples, mule, some honeybee, worker honeybees, they cannot reproduce at all, but still they are living because they show metabolism, they show consciousness about their surrounding. Okay, they give response to the surrounding, but they cannot reproduce. तो रिप्रोडक्शन सब में रहता है ऐसा नहीं है। रिप्रोडक्शन इज अ नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड एंड दिस एबिलिटी हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ, मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ दैट लाइफ ऑन अर्थ। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट। आपको एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पर ही
हर यूनिट के स्टार्ट में किसी साइंटिस्ट की, किसी बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट की, किसी की डिस्कशन दिया हुआ है, उनकी एक फोटो है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पेज पर पंचानन माहेश्वरी सर की फोटो आपको दिखाई देंगी। ही इज वन ऑफ द ग्रेट बॉटनिस्ट ऑफ इंडिया। ये बॉटनिस्ट थे, इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज में बहुत ज्यादा योगदान दिया है, अपना कंट्रीब्यूशन। एम्ब्रियोलॉजिकल टेक्सोनॉमी में इन्होंने बहुत सारा काम किया है। आप वो पेज रीड कीजिए, आपको वहां पर ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। प्लस प्लांट टिश्यू कल्चर के जो कोई भी टेक्निक्स हम आज फॉलो करते हैं उनको बढ़ाने में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। सो प्लांट टिश्यू कल्चर भी आज जो चल रहा है, एम्ब्रियो कल्चर वगैरह, हमने जो स्ट्रेटेजीज इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन चैप्टर में प्लांट टिश्यू कल्चर वाला पार्ट है। सो वहां पर इनका बहुत बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन रहा है। सो प्लांट टिश्यू कल्चर प्लस एनसीईआरटी की जो पहली टेक्स्ट बुक छपी थी 1964 में, फर्स्ट बायोलॉजी टेक्स्ट बुक ऑफ बाय एनसीईआरटी। तो ये एनसीईआरटी से रिलेटेड बंदे हैं डॉक्टर सर पंचानन माहेश्वरी। फर्स्ट बायोलॉजी टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी इन 1964 वाज पब्लिश्ड अंडर हिज लीडरशिप। इसके अलावा इनको फिर बहुत सारे अलग अलग ऑनर्स मिले, जैसे कि फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी लंदन, अदर देन दैट इंडियन नेशनल एकेडमी, साइंस एकेडमी की भी फेलोशिप वगैरह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है बॉटनिस्ट होने की वजह से, हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस एनसीईआरटी से रिलेटेड है क्योंकि इनके ही लीडरशिप में पहली एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक छपी थी। ये सारे पॉइंट्स आपको वहां रीड करेंगे तो मिल जाएंगे। बाकी की उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ डेटा दिया हुआ है, सो यू कैन जस्ट रीड आउट एंड नोट डाउन दीज पॉइंट्स देयर। हम जैसे हमेशा क्लास में करते हैं, फोटो के पास में जो स्पेस है वहीं पर स्पेस में ये 4-5 पॉइंट्स आप वहां पर लिख कर रख लो। ओके, अब रिप्रोडक्शन की बात हो गई, पंचानन माहेश्वरी सर के बारे में बात कर ली। अब आते हैं हम मेन डिस्कशन पे। फर्स्ट पेज पर आपको जो डिस्कशन किया है व्हाट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का फर्स्ट पेज। सो रिप्रोडक्शन की बात करने के पहले आपको लाइफ स्पैन क्या होता है वो समझ के लेना है। सो लाइफ स्पैन किसे कहते हैं, व्हाट इज लाइफ स्पैन, मतलब जिंदगी जो होती है, जिसे नॉर्मल लाइफ में हम कह सकते हैं जिंदगी वगैरह। तो लाइफ स्पैन इज द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टिल नेचुरल डेथ। बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होता है, सो दैट पीरियड इज नोन एज लाइफ स्पैन। द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे कि ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, हमारी ग्रोथ मदर्स यूटेरस वूम में जब होती है, उसके बाद जब बर्थ होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जेस्टेशन पीरियड ऑफ 9 months अबाउट that baby is given birth, that will be the starting of its lifespan. It will live, for example, up to 65 years, and at the age of 65 years that person will die. And during this 65 years that person has shown various processes, various phases of life, and this is the lifespan of that individual. ओके, अब लाइफ स्पैन में फिर कुछ होता है, शुरुआत का कुछ पीरियड होता है, उसमें उसकी एक चाइल्डहुड होता है। चाइल्डहुड ह्यूमन की बात करें अगर तो चाइल्डहुड होता है। चाइल्डहुड के बाद में उसमें फिर एक रिप्रोडक्टिव एज आती है, एडल्ट हो जाता है। फिर रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, वो वाली प्रोसेस से लेके जब तक वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, दैट विल बी द रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन ऑफ दैट इंडिविजुअल अप टू फॉर एग्जांपल 45 इयर्स। मेल्स में 55 इयर्स, फीमेल में 40 to 45 एक मेनोपॉज आने तक का ईयर। उसके बाद जो रहता पोस्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ, मतलब सीनियर सिटीजन जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दे आर जस्ट ओल्ड एज पर्सन। ओके, तो इस तरीके से लाइफ स्पैन के अलग अलग फेजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग वाला वेजिटेटिव फेज या फिर सोमैटिक जुवेनाइल फेज जिसे कहते हैं हम। ओके, जुवेनाइल फेज, सो दैट इज जुवेनाइल फेज। और दूसरा होता है हमारा एडल्ट, और एडल्ट के बाद में लास्ट में हमारी डेथ हो जाती है। तो जुवेनाइल फेज, और प्लांट्स के मामले में वेजिटेटिव फेज, क्योंकि प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज कहते हैं उसे। उसमें वो फ्लावर वगैरह कुछ नहीं आते, जस्ट ग्रीन उसको लीव्स आएंगे, ब्रांचेस आएंगे, उसकी ग्रोथ होंगी, उसको कोई फ्लावरिंग वगैरह नहीं होगी। दैट विल बी दी वेजिटेटिव फेज इन प्लांट। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग अप टू द एज ऑफ 14 years 13 years टिल द एज ऑफ एडोलेसेंस वी कैन कॉल इट एज जुवेनाइल फेज। ओके, जुवेनाइल फेज के बाद रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव के बाद में पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। एट द एंड एजिंग स्टार्ट हो जाएंगी पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। एजिंग मीन्स दी स्लो डाउन ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज, धीरे धीरे कुछ एक्शंस कम होंगे, हमें हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती है, बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है, बोन्स वगैरह की ग्रोथ रुक जाती है।
और अल्टीमेटली हमारे फिर एक ऐसी एज आती है कि हमारे सारी बॉडी एक्टिविटीज बहुत फास्ट कम होने लगती है, बहुत फास्ट डिटोरिएट होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है। दैट इज नोन एज सेनेसेंस। एजिंग के बाद में एजिंग, सेनेसेंस, दोनों का मीनिंग कई बार हम एक ही ले लेते हैं। एजिंग मतलब भी सेनेसेंस, सेनेसेंस मतलब भी एजिंग। अरे एजिंग होना मतलब उम्र बढ़ना, एजिंग होना मतलब उम्र बढ़ना। जैसे कि रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन जैसे जैसे खत्म होना आता है 40-45 के बाद बॉडी के हेयर्स वगैरह, बॉडी हेयर्स, योर फेशियल हेयर्स वगैरह, ये इनका व्हाइट होना शुरू हो जाता है। कई लोगों को बाल्डनेस आना शुरू हो जाता है, फीमेल्स के चेहरे पर रिंकल्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। दिस इज एजिंग, दिस इज नॉट सेनेसेंस, दिस इज सिंपली एजिंग बिकॉज स्लो डाउन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज, दिस इज एजिंग। बट अगर वही एक्टिविटी बहुत फास्ट हो जाए एट द लास्ट स्टेज ऑफ योर एज, लास्ट में बहुत स्लो हो जाती है बाकी की बॉडी एक्टिविटीज, बहुत एकदम थकावट जल्दी आ जाती है, टायर्डनेस आ जाता है। प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में पत्तियां धीरे धीरे सूखने लगती है और एकदम लास्ट स्टेज में क्या होता है, पूरी येलो हो जाती है, येलो होकर तुरंत ब्राउन होकर टूटकर गिर जाती है। दैट इज सेनेसेंस। धीरे धीरे पत्ती का बूढ़ा होना एजिंग, और फास्ट जब हो जाती है वो एजिंग की प्रोसेस, रैपिड एजिंग इज नोन एज सेनेसेंस। Aging is the slowdown of body activities, deterioration of body activities, and rapid slowdown is known as senescence. Normal slowdown is aging and rapid. So aging is a normal slow process and senescence is a rapid process. Okay, so this is about aging and senescence. जब senescence होता है तो आप rapid हो जाएंगे, तुम्हारी aging बहुत fast होंगी, बॉडी धीरे धीरे बंद हो जाएंगी और ultimately बॉडी पूरी तरह से काम करना बंद कर देंगी। That process of complete cessation, cease होना, stop होना of body activities, it is called death. Complete cessation of body activities is known as death. तो जैसे कि जन्म हुआ, बर्थ, उसके बाद जुवेनाइल फेज। अगर आपको स्टेजेस पूछा किसी ने तो आपको फेजेस लिखते आने चाहिए। बर्थ के बाद में जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज के बाद में रिप्रोडक्टिव फेज के बाद में आपका एजिंग एंड सेनेसेंस, और लास्ट में नेचुरल डेथ। नोट डाउन दिस लाइन समवेयर। बर्थ, these are the phases in your lifespan. Birth, juvenile phase. In case of plants we can call it as vegetative phase. Then reproductive phase, post reproductive phase, then post reproductive means aging and senescence, and lastly natural death. यहां पर हम एक्सीडेंटल डेथ की बात नहीं कर रहे। लाइफ स्पैन जब हम बात करते हैं तो हम नेचुरल डेथ की बात करते हैं, एक्सीडेंटल डेथ यहाँ पे कंसिडर नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज आप क्या बोलोगे, एक का बस से एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन में कुछ गिर गया, कहीं मार लग गया, गाड़ी वाड़ी से गिर के मर गया, कुछ हो गया, तो वो जो डेथ होती है दैट इज दी आर्टिफिशियल डेथ। वी कैन कॉल इट एज सिंपली आर्टिफिशियल, इट इज नॉट नेचुरल डेथ। सो वो लाइफ स्पैन नहीं गिना जाएगा। लाइफ स्पैन किसको बोलते हैं, कोई बंदा बर्थ हुआ और नॉर्मल जिंदगी जीकर आराम से नॉर्मली जैसे भी मरा, जो नॉर्मल जैसे कि लोग मरते हैं उस तरीके से उसने पूरी एज जो जिया, वो जो रहेगा दैट विल बी लाइफ स्पैन। द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पैन। ओके, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन आपको सेकंड पेज पर डिस्कस किया हुआ है। लाइफ स्पैन की अगर बात करें तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स दे आर सपोज टू बी इमोर्टल। अंडरलाइन कर लो, एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है फर्स्ट पेज पर ही। सिंगल्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो डेथ, डेथ इज द कंपल्सरी ट्रूथ। यह अटल सत्य है, जिंदगी में पैदा हुए हैं, जन्म लिया है तो मरने वाले हैं, मतलब मरना सबकी जिंदगी में है, एक बार तो भी हमें एक बार और वो आखिरी बार ही रहेगा मरना। सो डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ, वो लास्ट में सबको होंगे ही। लेकिन ऐसा कहा जाता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स दे आर ऑलमोस्ट इमोर्टल। भला ऐसा क्यों कहते होंगे, जरा दिमाग लगाओ। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स व्हाई दे आर सपोज टू बी इमोर्टल, सोचो, आपको थोड़ा सा टाइम पॉज कर सकते हो आप वीडियो को। ओके, सो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स दे आर सपोज टू बी इमोर्टल बिकॉज, बैक्टीरिया की बात ले लो, एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया इमोर्टल क्यों है, क्योंकि जब उसको नॉर्मल जीता रहेगा, खाना पीना सब नॉर्मल चल रहा है उसका, तो वो डिवाइड हो जाता है, एक बैक्टीरिया के दो बैक्टीरिया हो जाएंगे बाय फिशन, सिंपली बाय फिशन इट विल डिवाइड इनटू टू। मतलब वो एक बैक्टीरिया के दो टुकड़े हो गए, ये दो बन गए, ये दो के और दो हो गए,
पहला वाला बैक्टीरिया कहाँ गया, उसका ही हिस्सा ये दो टुकड़ों में बढ़ गया, तो मतलब उसका कहीं ना कहीं पार्ट इसमें चले गया, तो वो मरा भी नहीं, उसके नए दो टुकड़े हो गए, तो मतलब इसकी वजह से क्या हो गया, वो मरा ही नहीं, उसके नए दो रिप्रोडक्शन हो गए, दो बच्चे तैयार हो गए, उन दोनों में उसका हिस्सा है, तो इट इज देयरफॉर सेड टू बी इमोर्टल। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर सेड टू बी इमोर्टल। ओके, जबकि बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स उनकी डेथ होंगी क्योंकि उनके बॉडी पार्ट्स डिकम्पोज होंगे, डिग्रेड होंगे, एजिंग होंगी और फिर उनकी डेथ हो जाएगी। आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पर लिस्ट मैंने बनाया हुआ है, तो ये जो आपको नेक्स्ट पेज पर आपको डायग्राम फोटो दिखेंगे, इनके फोटोज देखो, इनके एजेस आपको एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क आपको डिस्कस करने। ओके, मैंने यहाँ पर लिस्ट बना दी है फिर भी आपको उसको ढूंढना है और मुझे आंसर करना है। जैसे कि आपको 2-3 एजेस यहाँ पर दिए हुए, क्रो के और पैरट के एजेस अगर आप देखते हैं पेज पर चेक करो, क्रो कहाँ पर है, उसकी एज 15 ईयर्स दी हुई है, और अगर पैरट की बात करें तो पैरट की एज आपको 140 ईयर्स है। सी द एजेस क्रो एंड पैरट। टर्टल आपको 100 to 150 ईयर्स, बैनियन ट्री 100 to 400 ईयर्स, इतने सारी एज। ओके, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक। मैं आपको कुछ एजेस बता देता हूं, बाकी के एजेस आपको सर्च करना है। डॉग 20 to 25 ईयर्स, काउ भी 25 ईयर्स to 30 ईयर्स। ओके, रोज प्लांट 5 to 7 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 ईयर्स, 5 to 6 ईयर्स रोज। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे 5 to 6 ईयर्स, रोज प्लांट है, उसको फ्लावर्स आते रहते हैं, अगर उसको नॉर्मल फर्टिलाइजर्स वगैरह मिलते रहे तो उसकी एज नॉर्मल रहेगी, 5 to 6 ईयर्स तक वो आपको फ्लावरिंग देता रहेगा। ओके, राइस का 4 मंथ्स, विद इन 4 मंथ्स एक ही बार इसको राइस आएगा, उसके बाद वो सूख कर गिर जाएगा, बिकॉज इट इज अ ग्रास। व्हीट वगैरह ये सब ऐसे 3-4 महीने में आ जाते हैं, 3-3.5 महीने, 4 महीने में, और उनकी एक पूरे सीजन खत्म होने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। सो दे हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ 4 मंथ्स। जैसे कि पी प्लांट भी यहीं पर आएगा। ओके, बनाना का ट्री आपको अबाउट 10 ईयर्स, मैंगो ट्री भी 25 to 30 ईयर्स। आप इसके एजेस चेक कर लो एक बार फिर से। ओके, बाकी के एजेस आप ढूंढने हैं आपको 60 to 70 ईयर्स। ओके, बटरफ्लाई, फ्रूट फ्लाई की 2 वीक्स। फ्रूट फ्लाई मतलब ड्रोसोफिला, इसका नाम अच्छे से याद रखो, ड्रोसोफिला, फ्रूट्स पर आते, सड़े गले फ्रूट्स पर, इट इज ड्रोसोफिला। और क्रोकोडाइल, इसकी एज आपको ढूंढनी है। ओके, सो दिस इज अबाउट द इनिशियल डिस्कशन ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। चैप्टर का नाम जैसे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, हमने देखा व्हाट इज रिप्रोडक्शन, सो व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सो देयर आर बेसिकली 2 types of reproduction on the basis of participation of individuals और organisms। कितने organisms उसमें इन्वॉल्व है, so इस आधार पर there are 2 types of reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction। कितने ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है, एक पेरेंट इन्वॉल्व है या 2 अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व है, इस आधार पर नंबर ऑफ पेरेंट्स कितने इन्वॉल्व है, डिपेंडिंग ऑन दैट देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, asexual reproduction and sexual reproduction. What is vegetative reproduction? It is the part of asexual. We will discuss it in later in detail. Abhi basically there are 2 types of reproduction, asexual and sexual, on the basis of number of organisms involved in reproduction. तब इनकी डेफिनेशन हम इनको थोड़ा सा डिफरेंस के फॉर्म में देख लेते हैं, क्योंकि और आपको भी नोट कर लेना इसको इसी तरीके से, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको लिख कर दे रहा हूं, अगर उस हिसाब से गया तो आपको आसान जाएगा। फर्स्ट पॉइंट जैसे कि डेफिनेशन अगर बनाते हैं, सो इट इज अ यूनिपैरेंटल मेथड, जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, इट इज अ बायपैरेंटल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। यूनि मीन्स सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, बाय मीन्स 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, तो इसमें एक पेरेंट रहेगा और उसमें 2 पेरेंट रहेंगे। बायपैरेंटल मेथड इज ऑब्वियसली 2 different parents, okay, 2 different parents
ऑफ कोर्स टू डिफरेंट पेरेंट्स, ये लाइन आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगी। दो अलग अलग पेरेंट्स चाहिए, एक मेल एक फीमेल, नॉट बोथ मेल्स नॉट बोथ फीमेल्स। ये जोक एनसीईआरटी का है, आप एनसीईआरटी में चेक कर सकते हैं ये डेफिनेशन, जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन दी हुई है। So uniparental method, only one parent is sufficient to reproduce, and here two parents are required to reproduce. Obviously two different parents are required. Okay. दूसरा अगर पॉइंट देखें यहाँ पर, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट और फ्यूजन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट यहाँ पे इट मे ऑकर और मे नॉट ऑकर, दोनों चीजें पॉसिबल है। ये वाली बात मैं आपको आने वाले टाइम में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर गैमेट बन भी सकते नहीं भी बन सकते। आपके दिमाग में आ रहा होगा असेक्सुअल है तो गैमेट की कोई जरूरत नहीं है, सही बात है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म गैमेट्स बनाने के बावजूद भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे बताते मैं आने वाले टाइम में डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए इतना याद रखने का कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बन भी सकते या नहीं भी बन सकते, बट fusion of gamete will never occur. Fusion of gamete will never occur. Fusion will never occur. Okay, so never occur, it never occurs. Fusion of gamete never occurs. लेकिन यहां पर formation of gamete occurs and fusion of gamete also occurs. दोनों होता है, फॉर्मेशन भी होता है और फ्यूजन भी होता है। वो तो सब गैमेट के नाम से ही चलता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, दो अलग अलग पेरेंट्स रहेंगे, दोनों अलग अलग रिप्रोडक्शन करेंगे, दोनों गैमेट बनाएंगे, उनका फॉर्मेशन होगा और उनका फ्यूजन होगा। ओके, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन हो तो सकता है, नहीं भी हो सकता, हुआ तो उनका फ्यूजन नहीं होगा। अगर गैमेट बन भी रहे तो उनका फ्यूजन नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको एमसीक्यूज में बहुत परेशान कर सकती चीज। अभी के लिए याद रखो, मैं आने वाले टाइम में इसको डिस्कस करते टाइम आपको याद दिलाऊंगा फिर से कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। सो व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट इज अ यूनिपेरेंटल मेथड in which there may be or may not be formation of gamete, but there is no fusion of gamete. So this is asexual. What is sexual reproduction? The biparental method of reproduction in which two different parents are involved. Both of them produce two different gametes and two different gametes will fuse. Fusion of gamete will occur, that resulting formation of new individual. It is called sexual reproduction. Okay. थर्ड पॉइंट अगर देखते हैं तो इसके बाद वाला पॉइंट अगर देखते हैं, अगर टाइम कंजम्पशन की बात करें, सो इट विल रिक्वायर लेस टाइम, इट विल रिक्वायर लेस टाइम, क्योंकि गैमेट वैमेट बनाना ही नहीं है, उनकी फ्यूजन विजन का टेंशन नहीं, गैमेट ट्रांसफर करते बैठने का नहीं, तो गैमेट को जो कोई भी टाइम लगने वाला एक्स्ट्रा का वो टाइम बच जाएगा। तो ऑब्वियसली ये लेस टाइम में कंप्लीट होने वाली प्रोसेस है, बट इट विल रिक्वायर मोर टाइम, सो इट विल टेक मोर टाइम, सो दिस विल बिकम अ फास्ट प्रोसेस, this will become a slow process. It is fast, it is slow process. Okay, then टाइम के बाद अगर बात करें इसकी, अगर हम वेरिएशंस की बात करें, या पहले तो देखते हैं कि who are the units of reproduction. Units of reproduction is the somatic cell, that is normal body. Soma मतलब body, normal body cells they act as reproductive units, जबकि यहां पर जर्म सेल्स, गैमेट्स दे एक्ट एज द यूनिट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। गैमेट्स के बिना होगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली गैमेट्स आर द मेन सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। यहां पर अगर मैं बात करूं, अगला पॉइंट ले लेते हैं, तो हाउ दैट रिप्रोडक्शन इज कंप्लीटेड। सेल डिवीजन कौन से होते हैं? सो सेल डिवीजन ओनली माइटोसिस इज रिक्वायर्ड, सिर्फ माइटोसिस काफी रहता है। सेल डिवीजन माइटोसिस होकर नए एक के दो, दो के चार, इस तरीके से सेल डिवाइड होकर नया इंडिविजुअल तैयार हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मियोसिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स and for growth mitotic divisions both are also required. Mitosis is also required, both are required for formation. क्योंकि माइटोसिस से क्या होगा, पहले तो मदर सेल रहेंगी, मदर सेल्स डिवाइड होकर और मदर सेल्स तैयार कर लेंगे बाय माइटोसिस, फिर वो मदर सेल्स क्या होंगे, डिवाइड बाय मियोसिस, तो एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स, 4 गैमेट सेल्स तैयार होंगे, एंड दैट गैमेट्स विल ग्रो नॉर्मली एंड दे विल एक्ट एज यूनिट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे माइटोसिस मियोसिस दोनों होगा इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड हियर ओनली माइटोसिस, मियोसिस नहीं होगा।
अब मियोसिस होने के बाद क्या होता है, मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशंस। वेरिएशंस कहां पे होंगे, जहां पे मियोसिस होगा, सो वेरिएशंस अकर हियर, अकर इन प्रोजेनी, आने वाली जो जनरेशन है उसको बोलने का प्रोजेनी। तो आने वाली जनरेशन में आपको वेरिएशंस दिखाई देंगे ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड हियर नो वेरिएशन इन प्रोजेनी, कोई चेंजेस नहीं रहे। व्हाट आर वेरिएशंस? वेरिएशंस आर द विजिबल चेंजेस among the parent and their offsprings and their siblings. What are variations? These are the visible changes. Changes जो दिखाई देते हैं, जैसे कि आपके और आपके पेरेंट्स में कुछ चेंजेस है। आपको कोई कहता भी होगा कि भले यू आर लाइक योर मदर, यू आर लाइक योर फादर, आपकी आंखें मम्मी की जैसी है, पापा के जैसे, आपके हेयर से आपका फेस कट मम्मी जैसा है। तो इससे मतलब क्या है, हम मम्मी पापा जैसे दिखते हैं, लेकिन 100% दिखते क्या नहीं, कहीं ना कहीं हमें उनमें विजुअल चेंजेस है, कुछ विजिबल ऐसे डिफरेंसेस दिखाई देते। प्लस आप में और आपके भाई बहनों में भी चेंजेस है। भले आप एक ही पेरेंट के, आपके पेरेंट्स सेम है, आप भाई बहन सगे भाई बहन है, लेकिन आप फिर भी 100% सेम है होते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप में वेरिएशंस आए वाले हैं, आपके मदर और फादर के गैमेट्स अलग अलग होने की वजह से वेरिएशंस आप में प्रोजेनी में दिखाई देते हैं। So variations occur only in sexual reproduction and variations does not occur in asexual reproduction. मतलब क्या होगा फिर, वेरिएशन नहीं होंगे, so the progeny जो रहेंगी, progeny, that progeny will be exactly identical to each other and they are called clones. Exactly identical to each other. Exactly identical मतलब they are externally identical as well as internally, genetically also they are identical to each other as well as with their parent. वो दिखने में सब एक जैसे रहेंगे। So what is clone? Clone is the organisms that are genetically as well as externally, morphologically identical. Genetically as well as morphologically identical individuals are called clones. तो clones कहाँ पे बनेंगे हमें? In asexual reproduction, because there is no variation. The reason for formation of clone is lack of meiosis, lack of variation that leads to formation of identical individuals. They are called clones. And here अभी बोला variations आने वाले, क्लोन भी दिखते क्या? तुम और तुम्हारे भाई बहन क्लोन ही रहते थे, सब मम्मी पापा जैसे दिखते थे। गधे को गधे चूहा बोलते थे। ओके, तो यहाँ पे गधे को गधा अगर हो रहा, लेकिन गधा गधे जैसा दिखता नहीं, बिकॉज इट इज हैविंग सम वेरिएशंस, सो दैट आर कॉल्ड वेरिएंट्स। यहाँ पे क्लोन्स, यहाँ पर वेरिएंट्स। अब इसमें फिर इवोल्यूशन में हेल्पफुल कौन सी प्रोसेस रहेंगे? ऑब्वियसली पॉइंट नंबर 9 अगर आप लिए यहां पर, टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ पॉइंट नंबर 9 अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूं फिर से, और 2-3 पॉइंट्स रह गए बस। पॉइंट नंबर 9, सो इवोल्यूशन सिग्निफिकेंस in evolution, it is not significant and it is most significant process. Not significant and it is significant in evolution. Obviously evolution में क्या होता है, जितने ज्यादा चेंजेस रहेंगे उतने नए इंडिविजुअल्स तैयार होंगे, नए इंडिविजुअल्स और नए इंडिविजुअल्स, नए कैरेक्टर्स वो आने वाले टाइम में खुद को सर्वाइव करने में ज्यादा कैपेबल होते हैं। सो इवोल्यूशन की डिमांड भी होती है। वेरिएशन इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, ये लाइन आप थॉट के जैसा कोई लिख कर ही रख लो, इवोल्यूशन चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। वेरिएशन इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। वेरिएशन होगा तो इवोल्यूशन होगा। अगर आपके पेरेंट्स के जैसे आपका दिमाग है तो मतलब आप में कुछ वेरिएशन नहीं है। हाँ, अगर आप पेरेंट्स से ज्यादा होशियार है, दिमाग से वगैरह, सोच भी आपकी थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप ज्यादा इवॉल्व है। आने वाली स्पीशीज और इवॉल्व रहेंगे, आने वाली जनरेशन और इवॉल्व रहेंगे। सो दिस इज द बेस ऑफ इवोल्यूशन। वेरिएशन जहां होंगे वहीं पर सिग्निफिकेंस रहेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिग्निफिकेंट इन इवोल्यूशन, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट इन इवोल्यूशन। देन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? इसका क्या यूज है फिर? असेक्सुअल जब सिग्निफिकेंस ही नहीं है, उससे जब क्लोन्स बन रहे, तो फिर होता ही क्यों है? ऑर्गेनिजम्स असेक्सुअली रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? आपको अगर ऐसा सवाल पूछे कि यार ऑलरेडी ये कुछ काम का है नहीं, इवोल्यूशन में हेल्प कर रहा नहीं, प्लस इसके जो बनने वाले इंडिविजुअल्स है वो भी क्लोन्स है, तो फिर ऑर्गेनिजम्स व्हाई डू दे ऑप्ट फॉर asexual reproduction? Why do they prefer asexual reproduction? तो इसका एक ही रीजन है, इट इज फास्ट प्रोसेस
अनफेवरेबल कंडीशन में कई बार क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितना टाइम नहीं होता है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है, इधर टाइम कम लगता है, फास्ट है प्रोसेस, तो जल्दी जल्दी इंडिविजुअल्स तैयार कर लेते हैं, उनमें से कुछ ना कुछ तो सर्वाइव कर ही लेंगे और आने वाले टाइम में वो खुद को सर्वाइव करके रख सकते, कंटिन्यू रख सकते। इसीलिए ऑर्गेनिजम्स दे रिप्रोड्यूस बाय सम ऑर्गेनिजम्स शो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इट सेव्स टाइम, so therefore they do that reproduction. आप लास्ट एग्जांपल्स आपके कुछ इसके बात कर लेते हैं. So some lower organisms they show asexual reproduction and most of the higher organisms they mainly prefer sexual reproduction. इसमें आ जाएंगे कुछ algae, fungi, bacteria etc. और यहाँ पे हायर ऑर्गेनिजम्स में हम सारे हायर ग्रीन प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग, कॉर्डेट्स, ह्यूमन, ये सब इसमें आ जाएंगे. ओके, सो दिस इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. आपको 4 मार्क्स के लिए भी लॉन्ग आंसर आ सकता है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है. 2 मार्क्स के लिए डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ सकता है. सो दिस इज व्हाट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसके भी और सब टाइप्स है, कई प्रकार होते हैं. असेक्सुअल भी अलग अलग तरीकों से होता है. सेक्सुअल में भी जो कुछ भी पॉसिबिलिटीज है हम उसको आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे. सो जस्ट रिवाइज वंस अगेन, एक पूरी जगह पर लिख कर रख लो. यू विल बी हैविंग अ कंप्लीट टेबल फॉर्मेट ऑफ दिस 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन डिस्टिंग्विशिंग फॉर्मेट. आपको इसको तो इस तरीके से लिख कर रखना है. Okay, so this is it, the types of reproduction. We will see how organisms reproduce asexually, how do they reproduce sexually in next lecture.